नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईद उल अज़हा जिसे बचपन में हम बड़ी ईद कहते थे और कुर्बान ईद भी जिसे कहा जाता है, उससे पहले हमारा ये आज आखिरी प्रोग्राम है। और ईद उल अज़हा के इस मौके पे हमें पाकिस्तान में दो किस्म की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ और हिकमत अमली जो हैं वो नज़र आती हैं। एक तरफ हम देख रहे थे कि अपोजिशन की जमातों ने एक आपस में बाहमी मुलाकातों के बाद बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने, मौलाना फजल रहमान ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें नवाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोनिक रब्ते में भी बताया जाता है बात हुई, ये फैसला किया कि ईद उल अज़हा के बाद एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस या APC बुलाई जाएगी और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक हिकमत अमली तय की जाएगी। लेकिन फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस यानी नैब के कानून के हवाले से, जो नया कानून लाने के हवाले से जब अपोजिशन के 34 पॉइंट सामने आए और उस पर हुकूमत ने फौरी तौर पे विड्रॉ किया, बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनकार कर दिया। अपोजिशन को उम्मीद थी कि इन 34 नुकात जो हैं इन पे गुफ्त शनीद होगी, इन पे कोई नेगोशिएशन होगी, इन पे कोई गिव एंड टेक होगी, बहुत से और लोगों को भी ख्याल था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टैंड ले लिया कि इस पर बात नहीं हो सकती। वो जो हुकूमत ने टफ स्टैंड लिया, उसके नतीजे में अपोजिशन को सियासी तौर पर एक रिवर्सल हुआ, एक झटका लगा है। जो साख है, सियासी साख जो है अपोजिशन की, उसमें कमज़ोरी हुई। और हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 48 घंटों में हुकूमत वक्त ने अपोजिशन के इस सियासी रिवर्सल के ऊपर, क्योंकि अपोजिशन की जमातों ने खुल के आके बहुत ही गम गुस्से का और शदीद गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा तो हुकूमत को जाना ही होगा। हुकूमत को मौका मिला ये कैपिटलाइज करने का, जो आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, आवाम को ये बावर करवाने का कि ये अपोजिशन जमातों का सारा मसला हुकूमत से सिर्फ़ और सिर्फ नैब के कवानीन से जान छुटकारा हासिल करना है, करप्शन के केसेस से छुटकारा हासिल करना है, और अपोजिशन की जमातों का कोई ग्रैंड विजन जो है वो नहीं। अब ये देखना होगा कि ईद उल अज़हा के बाद अपोजिशन किस तरह से इस पॉलिटिकल रिवर्सल जो है उससे बाहर निकल सकेगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इकॉनमी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। अब से चंद घंटे पहले पंजाब के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ की जो मीटिंग हुई है इस हवाले से, उसके बाद ये बात सामने आई है कि ईद के बाद इकॉनमी को किक स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी। और पंजाब हुकूमत पंजाब रोज़गार स्कीम लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें पंजाब हुकूमत 9.5 अरब रुपए बैंक ऑफ पंजाब को देगी और उम्मीद करती है कि 25 अरब रुपए की एक स्कीम होगी उन तमाम बिजनेसेस की, छोटे कारोबारों को सहारा देने के लिए, जंप स्टार्ट करने के लिए, जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बंद हुए हैं या उनका कारोबार जो है वो चल नहीं रहा। इसी हवाले से हमने वर्ल्ड बैंक के आउटगोइंग कंट्री डायरेक्टर जनाब एलांगो पचुमाथो से भी हमने बात की, जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में 2017 से जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है वो तभी ठीक होगा जब पाकिस्तान माना खेज तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर पाएगा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करेगा, जो कि पाकिस्तान ने 1990 से अभी तक ठीक तरह से नहीं किए हैं, क्योंकि ये हुकूमत उन्हें करने की कोशिश कर रही है। ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत एक डिस्टिंग्विश पैनल है, दो मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन मैं एक ब्रेक लेता हूँ छोटी सी, और ब्रेक के बाद मैं अपने पैनल के साथ वापस आता हूँ। नाज़रीन, वेलकम बैक। हमें इस वक्त ज्वाइन कर सकेंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जो कि माहिर माशियात हैं, इकनॉमिक कमेंटेटर हैं, और साथ ही हमें ज्वाइन कर सकेंगे ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं तुफ़ैल केमिकल्स के, जहाँ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब का एक एकेडमिक और एक इकोनॉमिस्ट के लेंस से वो देखते हैं पाकिस्तान की मईशत को। वहाँ ज़ुबैर तुफ़ैल साहब जो हैं वो एक बिज़नेसमैन है जो एक्चुअली ग्राउंड पे बिज़नेस करते हैं, वो इसको एक डिफरेंट लेंस से देखते हैं। मैं एक दफ़ा फिर ब्रीफ कर दूं कि यहाँ से ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, हमने इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में वर्ल्ड बैंक के आउटगोइंग डायरेक्टर जनाब एलांगो मचुपाथो का एक हम इंटरव्यू भी दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वो इकनॉमिक रिफॉर्म्स की ही नहीं है 1990 से, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि भारत में 1990 से आहिस्ता आहिस्ता से हो रही हैं, जो मनमोहन सिंह ने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने इनिशिएट की थी। और पाकिस्तान की इकॉनमी को जिस किस्म के डाउनटर्न का सामना है 2017 से, इसके लिए रियल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो चाहिए, तब कहीं 6-7-8% का इकनॉमिक ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे आ सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत ईद उल अज़हा के बाद इकॉनमी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, आप हमें क्या बताएंगे कि इकॉनमी जंप स्टार्ट हो पाएगी ईद उल अज़हा के बाद? देखिए, फिलहाल तो जो सूरत हाल है वो इतनी उम्मीद अफजा नहीं है। खासतौर पे कोरोना ने आखिरी 5 महीने जो है मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया, और आज भी जैसे आप देखेंगे कि जैसे पंजाब में
तमाम मार्केटें 10 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं और भी दूसरे शहरों में भी जो है सख्ती की जा रही है। कराची में भी कमोबेश ऐसी सूरत हाल है। तो मैं नहीं समझता कि एकदम से कोई मईशत में बेहतरी आएगी, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है और मैं समझता हूँ कि ईद की जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो मईशत जो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ेगी। ख़ास तौर पे जो हमारे एक्सपोर्ट के मामला थे वो पहले बहुत कमज़ोर जा रहे थे, लेकिन आखिरी 2-3 हफ्तों से जो है ना एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी जो हैं काफ़ी आ भी रहे हैं और एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो गई है। तो मईशत तो बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन ये कहना कि क्या जीडीपी ग्रोथ 5-6% पे, तो वो मैंने वो तो खैर मैंने वैसे इसलिए बताया कि चूंकि इंटरव्यू है उसके हवाले से मैंने बताया। ज़रा मुझे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को लाने दीजिए। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, हमें अकील करीम द्विवेदी साहब वो एक ऑप्टिमिस्ट हैं और कुछ और लोग भी ऑप्टिमिस्ट हैं जो ये समझते हैं कि हुकूमत ने कुछ न कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की हैं, रिफॉर्म ली है, टफ डिसीजन लिए हैं जिसके नतीजे में इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी, अगर फौरी तौर पर नहीं तो जाएगी। आपको एज एन इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट क्या लगता है? डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूंगा कि हम मईशत दानों की मईशत को डिस्कस ना करें, हम बिजनेसमैन की मईशत को डिस्कस ना करें। मईशत वो है जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की है और वो सिर्फ और सिर्फ 3 सतूनों पे खड़ी होती है। वो पहला है आटे की कीमत, दूसरा है चीनी की कीमत और तीसरा है कि मईशत के अंदर नौकरियां मिल रही हैं या नौकरियां खत्म हो रही हैं। मईशत दानों की जो मईशत है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अभी हमें जफर साहब बता रहे थे कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि अब्दुल करीम रेड्डी साहब बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं। जरूर ऑप्टिमिस्ट रहें, ऑप्टिमिज्म होना बड़ी जबरदस्त बात है। ये 3 चीजें हैं जिनका इम्पैक्ट पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बढ़ गया है, बड़ा जबरदस्त हो गया है। एक्सपोर्ट्स बड़ी तेजी से बढ़ने वाली हैं, बजटरी खसारा कंट्रोल में आ गया है, एहसास प्रोग्राम दबा के पैसे बांट रहा है। ये इश्यूज मईशत दानों के हैं या हुक्मरानों के हैं। जो 3 इश्यूज मैंने बताए हैं कि रोटी की क्या कीमत है, आटे की इस वक्त क्या कीमत है, चीनी की क्या कीमत है और नौकरियां मिल रही हैं या नौकरियां खत्म हो रही हैं, ये है मईशत। ये मईशत क्या होने वाली है, आपका सवाल ये है कि इन तीनों चीजों को ईद के बाद या कोविड के बाद क्या होने वाला है। जो हुआ है पिछले 2 सालों में, यानी कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो 32 रुपए किलो आटा बिक रहा था, आज वो 52 रुपए है। 2 सालों में तकरीबन 40 से 45% उसकी कीमत बढ़ी है। 55 रुपए किलो चीनी बिक रही थी जिस महीने पीटीआई की हुकूमत ने टेक ओवर किया। आज डॉक्टर साहब, मैं अगर इसमें डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा आपको याद कराना चाहता हूँ, मुझे जरा इसमें आने दीजिए। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मैं इसमें आना चाहता हूँ। एक तो जो हमने वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर से इंटरव्यू किया, आउटगोइंग डायरेक्टर हैं जो यहाँ 5 बरस से थे, उनका ये कहना है कि 2017 से एक इकोनॉमिक डाउनटर्न शुरू हो गया था और जब ऐसा इकोनॉमिक शुरू होता है तो वो 1-2 साल में संभलता नहीं है, उसको संभलते संभलते देर लगती है। वो तो खैर इसके बाद आएगा, इंटरव्यू ब्रेक के बाद। लेकिन अभी जो पंजाब हुकूमत जो एक पंजाब रोज़गार स्कीम के तौर 25 अरब रुपए का एक कर्जे की स्कीम लाना चाह रही है, आसान किस्तों पे 2-2.5 या 3% पे, उन लोगों के लिए जिनके कारोबार रुके हैं, जिसमें रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं। ये कर्जे 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक के हैं। चंद घंटे पहले हमें इसका ज़्यादा तफसीलात भी हमारे सामने आई हैं मियां असलम इकबाल जो हैं उनकी मीटिंग के हवाले से। आप समझते हैं कि इसमें पंजाब हुकूमत जो 9.5 अरब या 10 अरब रुपया दे रही है बैंक ऑफ पंजाब को और ईद के बाद इसे किक स्टार्ट करना चाह रही है, इससे एक बेहतर इफेक्ट आएगा एम्प्लॉयमेंट मार्केट में? डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा। माशी पॉलिसी से इस मुल्क की बेहतरी नहीं हो सकती। आप पॉलिसीज ला रहे हैं, कभी 9 बिलियन की बात कर रहे हैं, 25 बिलियन की बात कर रहे हैं। जब तक डीप रिफॉर्म्स, गहरी किस्म की इस्लाहात नहीं आएंगी। देखिए, हमने पिछले साल जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का बोझ है वो 1800 अरब का है, यानी कि 1800 अरब का खसारा हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में किया है एक माली साल में। ये 9 बिलियन की एक स्कीम आ जाए या वो 1800 अरब का हमने क्या करना है। पिछले 2 सालों में 1200 रुपए का नुकसान है हमारे बिजली के माश को जनरेट करने के लिए कर्जा है गरीब लोगों के लिए। गरीब लोगों को आप 9 अरब दे दें, 25 अरब दे दें, जब तक ये डीप रिफॉर्म्स 1800 अरब का जो खसारा है ये भी तो गरीब की जेब से आप निकाल के दे रहे हैं।
जो 1200 अरब का खसारा है बिजली के सेक्टर में, ये अच्छा मेरे साथ रुके जरा, मेरे साथ रुके। अकील करीम दैदी साहब ने भी मेरे साथ रखे। अकील करीम दैदी साहब ने भी अब मुझे ज्वाइन किया है। अकील करीम दैदी साहब, आपसे ही मैं शुरू करना चाह रहा था, चूंकि बिजनेस कम्युनिटी में आपको हम एक ऑप्टिमिस्ट के तौर पे देखते हैं। आप अक्सर ये कहते हैं जब आपसे बात होती है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इस वक्त ना तो ज़ुबैर तोफ़ैल साहब इस पर को बहुत यकीन करते हैं और ना ही डॉक्टर फ़ारूक सलीम बहुत यकीन करते हैं। आसान ज़ुबान में अगर बताएं, जारगन के बगैर, क्यों आप महसूस करते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? ज़रा क्विकली अगर मुझे बता सकें आप 2-3 पॉइंट। देखें, अगर बेहतरी में ना जा रही होती तो सीमेंट की डिमांड ना बढ़ती। सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है, स्टील की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है, स्टील मिलें खुलना शुरू हो गई है, ऑटो सेक्टर से डिमांड निकल आई है। मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान में बेहतरी शुरू हो चुकी है। नई गाड़ियां पाकिस्तान में बननी शुरू हो गई है। क्या होंडाई ने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है, इसके बावजूद मार्केट में गाड़ियां शॉर्ट है। लीजिंग कंपनियां फिर एक्टिव हो गई हैं। आप देखें, हाउसिंग का पैकेज की वजह से हाउसिंग सेक्टर में भी बूम आया हुआ है। आप ये देखें कि पहले पाकिस्तान में कभी मॉर्गेजेस का हमने सुना नहीं था, अब गवर्नमेंट ने मॉर्गेजेस को भी बहाल कर दिया है। इतना ह्यूज किस्म के गवर्नमेंट ने पैकेज दिए। कोविड के होने के बावजूद दुनिया शायद खसारे में चली गई है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है। कौन सी ऐसी चीज है जो इस वक्त नेगेटिव है? तो मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि अक्रॉस द बोर्ड केमिकल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। आपका सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ट्रांसपोर्ट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, और उसकी वजह से जाहिर बात है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल थोड़ा सा कम हुआ है, और ये जो छोटे दुकानदार हैं वो थोड़े इशू में है, उसके लिए भी गवर्नमेंट पैकेज दे रही है। तो मैं आपको ये पूछना यही चाहूंगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो इस वक्त अच्छी नहीं लग रही है? मुझे कोई बताए तो मैं उसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकता हूं। अच्छा, अब ज़ुबैर तोफ़ैल साहब का इस पे व्यू ले लें। परफॉर्म कर रही है ज़ुबैर तोफ़ैल साहब, ठीक है, नहीं ये ठीक है, बड़ा भरपूर आपका मौका। एक बार ज़ुबैर तोफ़ैल साहब। जी जनाब आप क्या कहेंगे? आपका क्या सवाल है? नहीं, मेरा सवाल है जो अकील करीम दैदी ने कहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं, सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है, गाड़ियां दोबारा बिकने लग गई हैं, लीजिंग का काम हो रहा है, स्टील मिल्स जो है वो दोबारा से ये जो अकील भाई ने जो बातें की हैं ये तकरीबन ठीक है। अच्छा, स्टील की डिमांड भी बढ़ गई है, सीमेंट की डिमांड भी बढ़ गई है। देखें, जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी ना, इसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती है। सीमेंट बेसिक जो दो चीज़ें हैं वो सीमेंट और स्टील है, फिर स्टील के बाद जो टाइल्स है, फिर सैनिटरी है, फिर और शीशा है, लकड़ी है, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ताल्लुक है उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसके अंदर बेहतरी नज़र आ रही है और आगे जाके और ज़्यादा बेहतरी आएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने इतनी सारी सहूलतें और पैकेजेस दिए हैं कि हम देखेंगे कि आइंदा 1 साल और 2 साल के अंदर इंडस्ट्री जो पैकेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बूम करेगी। और उसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री का जो है कि जैसे अकील भाई ने कहा कि ऑटोमोबाइल का, इसका मुझे इतना इल्म नहीं है कि इसकी डिमांड बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन बहरहाल अच्छा, मसला ये है कि कीमत ऑटोमोबाइल की कीमतें बराबर बढ़ती चली जा रही हैं। मैं आज भी अखबार में पढ़ रहा था कि मैन्युफैक्चरर्स ने फर्दर कीमतें बढ़ा दी हैं। 40 लाख की गाड़ी हो गई जी। देखें, उसकी वजह ये है कि अब जो है वो मिडिल क्लास की भी रेंज से बाहर होती जा रही है गाड़ियों की कीमतें जो हैं, और बहुत से अब सस्ती गाड़ी मतलब समझ में नहीं आती कौन सी गाड़ी सस्ती है। शायद सस्ती है कि सुजुकी की सबसे छोटी गाड़ी सस्ती होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और उसके अलावा बाकी दीगर, जैसे डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने एक बात कही थी खाने पीने की अशिया की, ये तो यकीनन एक बात है कि देखें बड़ी तशवीशनाक। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये जो अकील करीम दैदी ने कहा कि बहुत से की सेक्टर्स में डिमांड जो है बढ़ती नजर आती है, जिससे ज़ुबैर तोफ़ैल साहब ने भी एग्री किया, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब ये तो फिर हुकूमत कोशिश कर रही है कि कंस्ट्रक्शन के जरिए डिमांड को बढ़ाए, सप्लाई, मतलब तो इस पे तो एक रिकवरी का एलिमेंट नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, जज्बात और ख्वाहिशात मेरी भी बहुत सारी हैं। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि सीमेंट की डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ जाए, गाड़ियों की प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ जाए। जमीनी हकायक कुछ फर्क हैं। मेरे सवाल सिर्फ 2 हैं अब्दुल करीम डैडी साहब से। वो ये बताएं 22 करोड़ पाकिस्तानियों को कि क्या बेहतरी की जो डेफिनेशन ये बता रहे हैं कि मईशत बेहतर होने चली है, क्या आटे की कीमत 52 रुपए से वापस 35 रुपए हो जाएगी? क्या चीनी की कीमत 90 रुपए से वापस 55 रुपए
हो जाएगी? क्या जो 2 करोड़ इजाफी, देखिए 2018 में जो हमारे पास सर्वे आया था उसमें 31% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे थी, तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी। 7 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। जो अब नंबर आ रहा है 2020 में, तकरीबन 40% पाकिस्तानी जो हैं वो शरह गुर्बत से गिर गए हैं, जिसका मतलब है कि 9 करोड़, अब अंदाजा लगाएं कि 21-22 करोड़ की आबादी है, उसमें से 9 करोड़ पाकिस्तानी शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। तो तीसरा सवाल ये बनता है, क्या ये 9 करोड़ से 2 साल पहले वाली सूरत हाल जो है 7 करोड़ पे शराय गुर्बत की आ जाएगी? ये 3 सवाल है। बाकी सीमेंट बढ़ रहा है, गाड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ रही है। ठीक है, 3 सवालों का जवाब ले लें। अकील करीम बेदी साहब जवाब दें। ठीक, अकील करीम बेदी साहब जवाब दें। मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बताता हूं। जी मैं जवाब दे रहा हूं। पाकिस्तान में इस वक्त अगर ये कह देना कि आटा 55 रुपए किलो बिक रहा है, तो देखें इसके बारे में मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट अलाउ कर दी है, नई कंसाइनमेंट आएगी, लोगों ने स्टोरेज किया हुआ है, उसकी वजह से प्राइस जरूर बढ़ी है। फिर हमारा आटा स्मगलिंग भी हो जाता है अफगानिस्तान वगैरह में। लेकिन आप ये सोचे कि ये आटा बढ़ा है पिछले कोई 10-15 दिन में, उसकी वजह भी कोविड है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी सप्लाई लाइन मुतासर हुई है। गवर्नमेंट वीट मुसलसल 35 रुपए किलो पे बेच रही है। अगर बीच का आदमी उसमें कोई बेईमानी करता है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन भी ले रही है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट घर पे बैठी हुई है और उनको देख रही है। हमें सिर्फ देखना यह है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि गरीब आदमी के लिए क्या हुआ है। पहली दफा गरीब आदमी को मॉर्गेजेस मिलेगी। पहली दफा आप देखें कि फर्टिलाइजर के ऊपर GIDC गवर्नमेंट ने कम किया, जिसका बेनिफिट मिला 400 रुपए। फिर आप ये देखें 10% सेल टैक्स कम किया, जिसका 250 रुपए बेनिफिट मिला, तो 575 रुपए आपकी यूरिया सस्ती की गई है। और ये सस्ती इसलिए की गई है कि आपका फार्मर इसका बेनिफिशियरी हो, फार्मर को अट्रैक्टिव प्राइस मिले। आप ये देखेंगे इस वक्त फार्मर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। तो पाकिस्तान की तो तकरीबन 70% टू 65 to 70% तो आबादी रूरल एरिया की है, और उनके लिए गवर्नमेंट ने इतने सारे पैकेजेस दिए हैं। इसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है। उनको शुगर केन की अच्छी प्राइस मिली, उनको राइस की अच्छी प्राइस मिली, उनको कॉटन की अच्छी प्राइस मिली। इस पे क्विक रिस्पॉन्स ले लेते हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, क्विक रिस्पॉन्स, इससे पहले कि मैं जुबैर तोफैल साहब के पास जाऊं। डॉक्टर साहब का जरा रिस्पॉन्स, डॉक्टर साहब इसको रिस्पॉन्ड करें। डॉक्टर साहब मैं समझ नहीं रहा हूं, मैं आटे की कीमत की बात कर रहा हूं, मुझे जवाब मिल रहा है कि यूरिया की कीमत गिर गई है। क्या आटे की जगह हम यूरिया खाना शुरू कर देंगे? रूरल पॉवर्टी जो है वो अर्बन पॉवर्टी से भी कहीं ज्यादा है, जो सर्वेज आ रहे हैं। मैंने अपना बिजली का बिल निकाल के देखा है, 2 साल पहले सारे टैक्सेस सब कुछ जमा करने के बाद 10.5 रुपए का यूनिट था। आज जो मुझे बिल मिला है वो तकरीबन 16 रुपए यूनिट है। 60% बिजली की कीमत बढ़ गई, 40-45% आटे की कीमत बढ़ गई, 50 से 55% चीनी की कीमत बढ़ गई। 1200 अरब रुपए का सिर्फ 2 सालों में हमने बिजली के सेक्टर में नुकसान कर डाला। ये जो सिमत कह रहे हैं हम, ये सिमत कहां नजर आ रही है? ठीक है, अच्छा जुबैर तोफैल साहब, बुनियादी तौर पे डॉक्टर फारूक सलीम का आर्गुमेंट यह है कि अकील करीम बेदी को और जुबैर तोफैल को, चूंकि बड़े बिजनेसमैन हैं, आप लोग बिजनेसमैन के लेंस से अपने इंटरेस्ट से देखते हैं मईशत को, और जो आम आदमी है, डॉक्टर फारूक सलीम आटे की बात कर रहे हैं, चीनी की बात कर रहे हैं, घी की बात कर रहे हैं, वो आपकी समझ में नहीं आता। नहीं आता है। देखें, ये ऐसी बात नहीं है, और इत्तेफाक से मुझे शौक है, आदत है कि मैं महीने में एक दफ़ा जो है ग्रोसरी स्टोर पे ज़रूर जाता हूँ। तो मुझे कीमतें घटने बढ़ने का सब पता चलता है, दालें कितनी महंगी हो गई हैं, क्या हो गया। और फारूक सलीम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आटे और चीनी में तो जुल्म हो गया। आप तो 55 रुपए कहते हैं, मेरा ख्याल है कि आटा जो है तकरीबन 60 रुपए किलो इस वक्त आटे की कीमत है, और चीनी की कीमत रिटेल में 90 से 92 रुपए है। एक्स मिल प्राइस चीनी की है 85 रुपए किलो। ये कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले ये 82 रुपए थी। फिर मैंने एक और मिल ओनर से पूछा, वो कहता नहीं, अब 82 वैलिड नहीं है, 85.5 हो गई है। अच्छा। 3-4 दिन पहले पूछा था, तो कह रहे हमारे पास से जब 85.5 में जाती है, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाते हैं, तमाम चीजें ऐड करके, तो ये 92 रुपए किलो ही बिकेगी, इससे कम नहीं बिकेगी। और हुकूमत जो है हमें दबाए, कुछ करे। अच्छा, बॉटम लाइन क्या है आपकी? बॉटम लाइन ये है, देखिए, तो कॉमन मैन की लाइफ डिफिकल्ट है। कॉमन मैन की लाइफ डिफिकल्ट है, उसकी जिंदगी में
कोई आमदनी नहीं, इतना इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत कोशिश पूरी कर रही है, हुकूमत कोशिश करती है कि आटे की कीमत ना बढ़े, वो आटे मिल एसोसिएशन वालों को बुलाती है, उनको डराती धमकाते भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है वो भी अपनी जगह मजबूती से खड़े हुए हैं। अब जरा आखिरी कमेंट ले लें वक्फे से पहले। अकील करीम दैदी साहब, आपने सुन लिया मौक़िफ़ के आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल है, कैसे गवर्नमेंट जो है इसको बेहतर कर पाएगी इन हालात को? मेरी बात सुने। सलीम साहब ने जो सवाल किया था रूरल एरिया के हवाले से, वीट के हवाले से, शुगर के हवाले से, तो मैंने जवाब दिया था कि यूरिया की गवर्नमेंट ने जो प्राइस कम करने की वजह है कि इनपुट आपने सस्ती की है तो आउटपुट महंगी नहीं होगी, मैं ये बताना चाहता हूं। और मैंने जो जवाब दिया था 100% उनके सवाल का जवाब था। मेरा ख्याल है उनकी समझ में ये बात नहीं आई है। उनको समझना ये चाहिए कि यूरिया का बहुत बड़ा दखल है जरी इंडस्ट्री से, और अगर ये चीज सस्ती होती है तो आपकी प्रोडक्ट सस्ती मिलेगी। आने वाले दिनों में लोग वीट ज्यादा उगाएंगे, आने वाले दिनों में शुगर केन ज्यादा लगेगी। तो ये मेरा मकसद कहने का है कि ये सारे स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं। अगर कोई मार्केट में कोई आके सही कम्पिटिटिव प्राइस पे चीज नहीं बेच रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट मुसलसल डेली बेसिस पे वीट दे रही है और वीट की सप्लाई मिल रही है। अगर सप्लाई लेने वाला उसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है तो गवर्नमेंट को उसको रोकने की जरूरत बिल्कुल है। लेकिन कोविड की वजह से जो आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इशू है और फिर स्मार्ट लॉकडाउन, ये सारी चीजें कंबाइंड हुई है, ये चीजों में थोड़ी सी जब बेहतरी आएगी, और ऑलमोस्ट तो बेहतरी आ चुकी है, और आगे जब बेहतरी होगी तो आप ये देखें कि ये आटा कोई बहुत पहले नहीं बना हुआ था। जब पाकिस्तान में लॉकडाउन था तो ये आटा 40 रुपए किलो आम मिल रहा था, हर जगह पे मिल रहा था। आपने तीनों आर्गुमेंट सुने। हुकूमत डेस्परेटली चाहती है कि ईद उल अज़हा के बाद इकोनॉमी को किक स्टार्ट किया जाए। कितना कामयाब हो पाएगी? कमेंट्स आपने सुने। ब्रेक के बाद हम वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर के साथ हमने कल जो इंटरव्यू किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से आउटगोइंग डायरेक्टर एलांगो मचुपातो के साथ, वो आप देख सकेंगे आफ्टर द ब्रेक। Nazreen, welcome back. I am now joined by Mr. Elango Machupatto, the outgoing director of the World Bank for Pakistan. Mr. Elango has served in Pakistan for almost 5 years at a time period when Pakistani economy moved from one kind of crisis to the other, and World Bank has been a key player helping the government of Pakistan during these periods of transition. I have requested Mr. Elango to help me understand the role of the World Bank, especially in the moments of transition. A very warm welcome to you, Mr. Elango, on behalf of the viewers of Channel 92, which are not only in Pakistan, but they're across the world. Thank you so much. Thank you, Moed, for having me in your interview. Yes. Mr. Elango, you have served here for almost 5 years. How do you see the role of an international institution like World Bank in a country like Pakistan? So the World Bank Group, which includes the public sector institutions, the International Development Association, and the International Bank for Reconstruction and Development, and our private sector arm, International Finance Corporation, our insurance company agency, Multilateral Investment Guarantee Agency, all work in Pakistan. And our role here is threefold. One is to support the country in its poverty reduction efforts. And therefore, how can we continue to support the country's growth and more inclusive and sustainable growth? And what are the policies, what are the institutions needed, where are the investments needed, and what kind of a capacity is needed in the country? Second, our role is to look at the longer term issues like climate resilience and what can countries do from now to be able to start preparing themselves to cope with future risks. Third is to invest more in people, in human capital, and this is something very critically important for Pakistan, given the historical low human capital outcomes in this country. So we can take them one by one, but first, what were your impressions when you were coming to Pakistan about the country, and how these impressions have changed? So I first worked in Pakistan in the 90s, and then I hadn't come back in 20 years. For how long were you here in the 90s? I was just coming on and off on visits, spending a couple of weeks on various projects. But then I worked elsewhere in the bank in other parts of the world. And then I came back here in end of 2015, and by which time a lot had changed. And in what respect? So most independent observers would say Pakistan is a hard country to work and live in. This is largely based on probably the politics, the geopolitics. Second is, terrorism had taken root, and there were
issues related to that, which, in fact, the World Bank itself, where we had to move out all families, and this became a non-family posting. And third is, given the frequent boom and bust cycle in the economy, the sense was, nothing ever works in Pakistan. So those were the kind of, I would say, not the negative impressions. But then also on the positive side, people say it's a cricket-loving country, and I myself played cricket, so I love the game. So for me, that is something that connects and resonates. Second is, obviously, Pakistan is known for its food and the warmth of its people. And so these are some things, these are some of the other features. From the economy's perspective, when you came here in 2015, where you saw the country and where you see the country now? So Pakistan has been going through this every few years, the boom and bust cycle. You boom for a few years and then you start going down, and it hit the bust point. So when I came in 2015, that's when an IMF program was already in place and some of the structural issues were being addressed. And then when we saw the end of the IMF program a year and a half later, Pakistan was posting high growth rates, around, hit close to around 5%. And then you started seeing again the decline, and when the country entered 2018, another onset of the crisis was there, and which tells me that over the last 20-30 years the fundamental structural issues have not been addressed, and I can point to 2 or 3 of them. You think it's a long-term issue? It's a long-term issue, and many people here, when they appear on television, the economists and the political leaders, they think that Pakistan was doing very well economically, for more than 5% growth rate, and then listening to international institutions like IMF and World Bank that you need to fix this, has actually, like raising the interest rates, high regulatory duties on import, and all these things have actually brought the growth rate down. So you have two ways in which you can grow. You can invest and grow, or you can consume and grow. So Pakistan's 5% growth rate was largely based on consumption. Okay. And if you take the historical investment rates of Pakistan, the private sector, it's hovered around 10%, half of what you see in the rest of South Asia. Okay. So if you want to create the kind of jobs you want, and you want to grow at about 5, 6 or even above, you've got to get to an investment rate, both public and private, which is in the 25 to 30%. In the absence of that... And why it hasn't happened in Pakistan from your analysis? So one is, I think investors look for stability, investors look for predictability, and investors look for also robust decision making. And then Pakistan also has been having chronic power problems, which doesn't give reliability of power supply. Then it has got chronic logistics issue. For example, take the ease of doing business ranking on Pakistan was, kind of hovering around 135 to 145 for a long time. And only more recently, in the last couple of years, it's risen from 147 to 108, which is a good beginning. Is it sustainable? They have to keep sustaining, because you're competing against other global economies. Everybody is reforming. Right. So you got to keep moving. You cannot say I succeeded 1 year and therefore I don't do anything, because other countries will overtake. And this is a good indicator. Everybody looks at a country's attractiveness to investments. Are you then saying that Pakistan's import-driven or consumption-driven economic growth above 5% was not sustainable? It's given the low investment rates, I think that should be where the focus should be. And you have to have high investment rates, so be able to kind of get to the growth rate. And with the current investment rate, you will only you achieve a growth potential of around 3 to 3.5%. That's the maximum you can do. So this is why you have to keep investing more. If you invest more, you're going to create more jobs. When you create more jobs, you're going to see more people moving out of poverty, and you're also going to see more consumption happening. So, and in terms of the rupee's value, there's the argument that if Pakistan had depreciated earlier in an optimum time, then things would not have gone from bad to worse. Yeah, I think it was delayed for a while, and I think there is a school of thinking that to hold the strong rupee has its advantages, but we haven't seen it. And if you really look at exports versus the exchange rate, you clearly see there is a link between the two, where Pakistan has lost its export share over the last so many years when it continued to have a strong local currency. So, but Pakistan's exports are not very large. Yeah. It's mostly dependent on remittances. So, but when the rupee depreciates, the people of Pakistan suffer a lot. How do you look from an economic perspective on that thing? Is the depreciation of rupee good apart from exports? Does it help a country?
No, in a sense, you got to look at what would be the right set of monetary policies that support both the broad economic growth as well as structural reforms and the fiscal policy. You can't look at in isolation of one versus the other. Obviously, in times of economic hardship, as you now see during the COVID times, you got to put in safety net programs so the poor and vulnerable don't get worse off. You have also been, not only the World Bank, but other monetary institutions have been supporting the programs like BISP and then EHSAS program. Do you think these programs help the economy? Yeah, they help a lot because if you're looking at building an inclusive economy, or if you're looking at ways in which you can help the poor and vulnerable with better welfare gains, cash transfer programs with the conditional, unconditional have worked very well globally. And I think these are an important part of, I would say, Pakistan's poverty reduction efforts that have gone on for the last so many decades, so many years. You mentioned the challenges of the COVID. What role the bank has played in helping Pakistan? So we have done a few things. First is we quickly mobilized around $40 to $45 million to make it available to provinces and the federal government for urgently needed medical supplies. This was sometime in mid-March. Then in early April, our board approved $200 million fund for pandemic response effectiveness in Pakistan, which supports around $148 million for emergency medical support, around $25 million for cash transfers through EHSAS, then about $12 million for supporting food rations. So this is what How do you see the challenges post-pandemic? I think still the outbreak is happening. I think in my view, everybody's in the same situation. The countries that would come out strongest and quickest from pandemic are the ones who are best reforming, who have the right structural reforms in place. And if Pakistan continues its path of doing structural reforms, I think it can come out of the crisis and bounce back better. You earlier mentioned that the rate of investment in Pakistan has been low, it should be about 25%. What are the major impediments other than the rate of investment you see in Pakistani development? The other is, I think, Pakistan has, sort of decades of, I would say, regulatory morass that actually has sort of made everything difficult to get decisions done. So I think there's a need to start looking at simplifying regulations. The third is the whole public investment planning also takes a long time. For example, take the World Bank, from concept to our first disbursement, that means first amounts of money that get disbursed to a project or to people, takes about 20 months. And I think there is scope for further simplification there. Another aspect would be the human resources capacity and skills, which have to continuously be upgraded and be strengthened. And I think Pakistan... I heard reading you've been talking a lot about human investment, human potential. Yeah. What is that? So human capital, we say, is basically like both education and health. Like, for example, Pakistan has a very high rate of learning poverty, which is kids at the age of 10 and below cannot read or write, and this you're talking about that is being a 75%. To me, without the kind of human capital and with high rates of stunting you have, that will affect cognitive skills, which are both needed as Pakistan wants to embrace digitization and move more into the digital space, which is something, again, there is huge opportunity for Pakistan, and especially given that you have a very young and youthful population. This is something... Are these indices worse than the corresponding indices in developing world now? On the human capital? Yes. Yeah, Pakistan fares poorly when you compare to so many other countries. Given it is a middle-income country, it can do more to improve its human capital. And what about outcomes. the skill development when you have institutions like TEFTA and NVTCC, National Vocational Training? Are you satisfied by? So I think more can be done. I think there has been good progress made. When I say more can be done, is you got to always look at skills development from a supply and demand side. You can't just build from the supply side alone if the market doesn't have those jobs. So I think you've got to bring in the private sector, and TEFTA and others are doing it to see how they can have a much greater balance between demand and supply. So the skilled people you produce also find immediate employment. It was during your time period that the World Bank brought up Pakistan at 100 report. So what are the learning outcomes of that research?
So we did Pakistan at 100, just to go back to earlier question as to what were my first impressions, and we spoke about it. Was it your idea that you should bring? It was an idea that sort of came from my team, and we had these debates and discussion as to what we need to do. We said, okay, let's take a long-term horizon, and for us, looking at Pakistan in 2047, when the country turns a century, is a nice way to see whether what kind of upper middle income country would it be if it takes the right kind of reforms, or would it continue as it is, business as usual, as it has been doing the last 30 years, and therefore a generation and a half have lost out, or will lose out. So into the future, when you kind of say you want to become an upper middle income country, then you have to see how many other countries within a generation have really gone from where they were to an upper middle income country. And there are Korea, China, Vietnam, Malaysia. So here are good examples. These countries have been in a span of 18 to 30 years, have really moved up. So what have they done? So they kind of they basically had the right economic policy. They took all the tough, difficult, politically difficult structural reforms years back. They invested extensively in human capital investment, the public and private investments went up. They cut the red tape. Made it very attractive for private sector to come. And more importantly, I think there was broad political consensus that, nothing should disrupt the economic growth or the inclusive and sustainable path of how people can benefit from stronger economic outcomes. So, Mr. Elangu, Pakistani economy is troubled at the moment. The trouble started around 2017. So many people wonder that what could the government have done differently in the last 3 years, 2 years, this government is only 2 years, that could have produced different results? No, I think, everybody looks for instantaneous success and they look for the silver bullet. When you are trying to turn around an economy, it is a slow process. People have to be patient. You've seen countries that have gone through years in many situations that have faced serious economic crisis, but they all sort of took time. There was patience and perseverance. There was political consensus. There were the right kind of people who were brought in to run the economy. They stayed the course. And I think you need at least 5 to 10 years. 5 to 10 years? Yes. If you're really going to get to what I call that 7-8% growth rate one is looking for. Still, in terms of the kind of difficulties, my last question to you is that what should this government do, which only has 3 more years before the election? I think this government has been taken on some tough issues. For example, they're doing their best on the revenue mobilization on FPR tax reforms. Last year, they kind of achieved a higher level target. They were 25% higher than the previous year. Then on the power sector, they're looking at tackling the core issues, which is the generation cost is high. Subsidies are misdirected. They need to be better targeted. There has to be better collection. The distribution companies have to become more efficient, either through corporatization and then privatization. So you can see that happening. Third, they have expansion on the safety net program to protect the poor and vulnerable. So I can see this government building on the reform efforts from the past and trying to see how much they can fast track. But as I said, reforms are not easy. They take time, and that requires strong political ownership and commitment, and that needs to be sustained and continued. Thank you, Mr. Elangu. We wish you all the best in your career in Washington. Thank you. Thank you, Mohit, for this opportunity to have this dialogue and conversation with you. Thank you. Wish you all the best too. Thank you, Mr. Elangu.